Namaskar, good morning boys and girls. Welcome in the virtual class of agriculture. हम इसमें फसलों उत्पादन पढ़ रहे हैं और फसलों उत्पादन में आप लोगों ने धान्य फसलें 6 है वो पढ़ी है, दलहनी फसलें 6 है वो पढ़ी है आपने, तिलहनी फसलें आपको 7 पढ़नी है, जिसमें मैंने आपको 2 फसलों के बारे में जानकारी दी है, एक तो मूंगफली और एक सोयाबीन। और आज आपको जानकारी दी जा रही है तिल के बारे में। तिल का वानस्पतिक नाम, उसका कुल, उसका उत्पत्ति केंद्र और उसकी सामान्य जानकारी। ये वानस्पतिक नाम इसका है सैसनम इंडिकम और फैमिली इसकी पिडिलिएसी। सिनेमम इंडिकम, फैमिली इसकी पिडिलिएसी। इसका उत्पत्ति केंद्र भारत व अफ्रीका। सामान्य जानकारी, इसे एक महत्वपूर्ण तेल के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें सेसेमोल पाया जाता है जिससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है तेल। इसे तेलों की रानी भी कहा जाता है और गरीब का घी और तेलों की रानी के नाम से आप परिचित हैं। यह एक खाद्य के रूप में भी, तिलपट्टी के रूप में, गजक के रूप में, रेवड़ी के रूप में, यह जो व्यंजन है इसके रूप में भी ये काम में लिया जाता है। इसमें 11 से लेकर के 14% तक प्रोटीन और फैट पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिलहनी पौधा है। मूंगफली सोयाबीन के बाद में इसका भी बहुत उपयोग होता है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इट इज़ नॉट सजेस्टेड एज ए वेजिटेबल ऑयल। लेकिन फिर भी इसका उपयोग हम वेजिटेबल ऑयल के रूप में करते हैं। खेत की तैयारी, दो 3 जुताइयां करें हम अच्छी तरह से। कैसी होनी चाहिए जमीन आपके? ये लवणीय व क्षारीय मृदा और रेतीली दोमट मृदा में भी ये उग सकता है, क्षारीय मृदा में भी ये पनप सकता है, लवणीय मृदा में भी ये पनपता है। इसकी 2-3 जुताइयां करें और ऐसी मृदा जिसके अंदर 60 से लेकर के 80 mm तक औसत वार्षिक वर्षा होती हो, जिस मृदा की pH 6 से 8 के बीच में हो, इस मृदा में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। अंकुरण के लिए तिल को आप बोते हो तो अंकुरण के लिए इसको पर्याप्त नमी चाहिए। अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी और बढ़वार के लिए गर्मी चाहिए। तापमान कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है। उन्नतशील किस्में की लेने हैं अपने को। आप जो भी फसल लें उसमें अच्छी किस्म की उन्नतशील किस्में लें ताकि बढ़वार अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो और हमारे को प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं उत्पादकता ज़्यादा मिले। उन्नतशील किस्मों में प्रताप C50, प्रताप C50, RT 46, 125, 117,
46, 117, 125 और एक किस्म और लेनी है आपको, टीसी भी काम में ली जाती है 25। बीज एवं बीजोपचार, इसमें आपको 2 से लेकर 2.5 किलो बीज लेना है सामान्यतः, और शाखा वाले हैं इसके अंदर 4 से 5 केजी शाखा रहित यदि पौधे लेने हैं तो आपको कितना बीज चाहिए? 4 से 5 किलो चाहिए, और शाखा युक्त किस्मों के लिए 2 से 2.5 किलो चाहिए। और बोने से पहले कार्बोनिजम से इसको ट्रीट करते हैं। कार्बोनिजम लेते हैं हम 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, जो बीज लिया है उसमें 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, प्रति किग्रा के हिसाब से इसको ट्रीट करते हैं। और बैक्टीरियल डिजीज से इसको बचाए रखने के लिए हमारे को काम में लेना है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 ml। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 ml 1 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें, जिससे इसमें किसी प्रकार की जो बैक्टीरियल अंगमारी वाला रोग है वो नहीं होगा। बुआई का समय आपको देखना है जून जुलाई, यानी तिल की जो फसल है वो खरीफ फसल है। पौधे से पौधे की बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। कतार से कतार के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। और बुआई में तिल जो गहराई में बोया जाता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा से डाला जाता है। अब मैं आपको इसमें किस प्रकार से बाढ़ वगैरह खाद मैं बाढ़ बोल गया, कितनी काम में ली जाती है इसके बारे में आपको बताऊं। खाद और उर्वरक, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन 40 केजी और पोटास लेना नहीं है। फास्फोरस 30 केजी। सड़ी गोबर की खाद आप ले सकते हैं। सड़ी गोबर की खाद 10 से 15 टन। ये नाइट्रोजन है आपको 2 पार्ट में देनी है, 20 केजी और 20 केजी के रूप में। सिंचाई आपको ज्यादा सिंचाई इसको आवश्यकता नहीं रहती है, 1-2 सिंचाइयां इसको चाहिए जो क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर देनी है आपको। और गर्मियों में सिंचाई आपको करनी है 8 से 10 दिन के रूप में, और सर्दियों में सिंचाई करनी है 10 से 12। ये तो मैं 7 से 8 दिन भी चलेगा, ये 10 से 12 दिन। खरपतवार उन्मूलन, तिल के साथ कई अवांछित फसलें भी उग जाती है बुआई के साथ। करते हैं आप
तो 1 माह बाद इसमें पहली निराई गुड़ाई करते हैं। अवांछित फसलें, अवांछित पौधे जो उग रहे हैं वो आपको हटाने हैं, और कतारों के बीच में यदि सामान्य पौधा भी आ गया है, वांछित पौधा भी आ गया, तो उसको भी हटाना है। और यदि पौधे से पौधे के बीच के अंदर भी फलन के लिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम पैदा करने के लिए कोई पौधा उग रहा है तो आपको उसको भी हटाना है। इसके अलावा रासायनिक खरपतवार के लिए 750 ml फ्लूक्लोरेलिन 1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। ठीक है। अब पादप व्याधियां इस पौधे के ऊपर किस प्रकार से व्याधियां उत्पन्न होती है, उससे हम फसल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, यह आपको देखना है। पादप व्याधियां, जैसा कि आप जानते आए हैं, सबसे पहले कीट व्याधियां। कीट व्याधियों में कौन कौन सी व्याधि मुख्य रूप से है? पत्ती छेदक रोग है, पर्ण छेदक रोग, और इसमें लार्वा या वयस्क ये पत्तियों के अंदर प्रवेश कर जाता है, पत्तियों को कुतर देता है और पौधा कमजोर पड़ जाता है और नीचे लुढ़क जाता है। इस तरह से ये तिल के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। जैसिड कैप्सूल को भी अंदर पहुंच जाता है। तिल का जो कैप्सूल है, बीज है, फल है कैप्सूल का नाम, इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और बीज को भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको 25 किलोग्राम मिथाइल पैराथियन, मिथाइल पैराथियन 25 kg, और या फिर आपको मोनोक्रोटोफास दवा है, ये काम में लेनी है 1 लीटर पानी में घोलकर, अथवा मोनोक्रोटोफास 36 EC, 30 EC, 36 EC, ये नाम आते हैं आपको। यह 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा ml दवा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव किया जाता है। ये कीट व्याधियों में आपको मैंने बताया कि लार्वा या वयस्क पर्ण को छेद करके अंदर पहुंचता है, या इसका जो फल होता है कैप्सूल, इसमें प्रवेश करके बीज को नुकसान पहुंचाता है। अन्य रोग लें अब। कीट रोग में यही है, इसमें झुलसा रोग, म्लानी रोग, ठीक है, विल्ट डिजीज, यह कवक जनित रोग है, फंगल डिजीज है। इसमें पौधा में म्लानी आ जाती है, पौधा सूख जाता है, सिकुड़ जाता है और नीचे की ओर मुड़ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम मैंक्रोजैब दवा 1 लीटर पानी में आप इसको काम में लें और घोलकर इसका छिड़काव करें।
छाछिया रोग बहुत कॉमन रोग है, मिल्ड्यू रोग है ये, मिल्ड्यू डिजीज, ये भी फंगल है। इसमें पत्तों पर चूर्णिल संहिता बन जाती है, चूर्णित संहिता आ जाती है, कपास के समान, रुई के समान पाउडरी मखमली संहिता स्थापित हो जाती है, जिससे पौधा जो है ये रोगग्रस्त हो जाता है और कमजोर हो जाता है, जिससे इसके अंदर कैप्सूल वगैरह कम लगने लग जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 15 से 20 केजी सल्फर का प्रयोग करके हम इस रोग को दूर कर सकते हैं। जड़ गलन रोग, जड़ गलन रोग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंगल डिजीज, और यह परिवर्तन से पहले जड़ों में लगने लग जाता है, जिससे पौधा ऊपर आने से पहले नीचे गिर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 2 ग्राम मैंक्रोजैब दवा 1 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करना चाहिए। यह हुआ आपका पादप व्याधियों के बारे में। अब इसकी कटाई, मड़ाई और उत्पादन। कटाई और मड़ाई, इसको 3-4 बुआई के 3-4 माह बाद इसकी फसल पक के तैयार हो जाती है। जब इसकी पत्तियां पीली पड़ जाए और इसका कैप्सूल है ये सूखने लग जाए, तब इसकी कटाई हैसियत द्वारा कर दी जाती है और सुखाने के बाद में इसका उत्पादन 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन होता है। तो मैंने बताया आपको इसकी कटाई मड़ाई कैसे की जाती है। डंडों से पीट करके इसके दाने अलगाए जाते हैं और ये 6 से 8 क्विंटल इसमें दाने आते हैं। इस तरह से ये आपका तिल की फसल की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जाती है ये मैंने आपको बताया। अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही है इस पर आपको ध्यान देना है और ये वीडियो अपलोड हो जाता है और उसके हिसाब से आप इसको देखते रहिए और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप जैसे रोज आ रहे हो वैसे आकर के हमारे से इसका जानकारी लें। चौथी फसल मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम है सूर्यमुखी, और सूर्यमुखी का वानस्पतिक नाम, सूर्यमुखी के कुल का नाम, फिर इसके बारे में हम आपको सामान्य जानकारी देंगे। सूर्यमुखी का नाम हेलियंथस एनुअस, हेलियंथस एनुअस। इसका कुल का नाम है एस्टेरेसी, एस्टेरेसी। इसका पुराना नाम है कंपोजिटी, क्योंकि इसके अंदर जो पुष्पक्रम पाया जाता है मुंडक प्रकार का है, कंपोजिट प्रकार का है, इसलिए इसका नाम कंपोजिटी रखा है। इसका उत्पत्ति केंद्र पश्चिमी अमेरिका,
सामान्य जानकारी, ये उच्च कोटि का, इससे सूर्यमुखी का तेल है, खाद्य तेल काम में लेते हैं, खाद्य तेल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम पाया जाता है, 40 से 50% इसमें प्रोटीन होता है, कम कोलेस्ट्रॉल होता है, इसलिए इस खाद्य तेल को सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए। इस तेल का रंग पीला है और स्वाद भी अच्छा है, स्वाद युक्त। खेत की तैयारी में आपको जानकारी रखनी है कि खेत में मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी का पीएच कैसा चाहिए, कैसी वार्षिक औसत वर्षा चाहिए और अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए। यह खरीफ, रबी और जायद कालीन तीनों प्रकार की फसल में इसकी गिनती होती है। यानी इसको हर मौसम में इसकी फसल ली जा सकती है। ये शीतोष्णीय और समशीतोष्णीय प्रदेशों में उगने वाली है, जहां 65 से 125 मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षा हो, वहां पे इसको उगाया जाता है। अच्छे जल निकास वाली कैसी मिट्टी होनी चाहिए? अच्छे जल निकास वाली लवणीय भी हो, क्षारीय भी हो और बलुई दोमट मिट्टी भी हो। इसमें जिसका पीएच 6 से 7 हो, इसमें किसको उगाया जाता है? देसी हल से, जुताई वाले हल से या मिट्टी पलटने वाले हल से आप इसकी 2-3 जुताइयां करें। जुताइयां करने के बाद में ढेले वगैरह तोड़ करके पाटा लगा कर मिट्टी को समतल किया जाता है और फिर इसमें बुआई की जाती है। उन्नतशील किसमें क्या क्या लेनी है अपने को काम में? उन्नतशील किसमें? इसमें हमारे को काम में लेनी है BSH 1 CO5, BSH 1 CO5 सूर्या, एमसन रिकॉर्ड भी है, एमसन। बीज एवं बीजोपचार, बीज एवं बीजोपचार में आपको स्थानीय फसलें हैं, उसके लिए 10 से 12 किलो बीज, और अन्य फसलों के लिए 8 केजी बीज काम में लिया जाता है। संकर किस्में वगैरह है। बुआई से पहले बीजों को 10-12 घंटे तक पानी में भिगोकर रखते हैं, जिससे ये बीज जो कड़ा होता है वो मुलायम हो जाता है। बुआई से पहले हम 3 से 4 ग्राम थायरम से बीज का बीजोपचार करते हैं। इसके अलावा 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग करते हैं। खरीफ की बुआई, क्योंकि मैंने कहा खरीफ की है, रबी की है, खरीफ की बुआई आपको करनी है 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। ओके, रबी की बुआई करनी है आपको नवंबर के पूर्वार्ध में, और जायदकालीन फसल लेनी है
तो इसकी बुआई अपने सुविधा के अनुसार आप 15 जनवरी 15 फरवरी कब भी कर सकते हैं। ये हो गया खरीफ, ये हो गया रबी, और जायदकालीन के अंदर जनवरी से फरवरी के बीच में इसकी बुआई करते हैं। और पौधे से पौधे के बीच की दूरी, कतार से कतार के बीच की दूरी, और बीज कितनी गहराई में बोया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 20 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर गहराई इसकी रखी जाती है। वो रखी जाती है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई इसकी रखी जाती है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखी जाती है 20 से 30 सेंटीमीटर। कतार से कतार के बीच की दूरी रखी जाती है 30 से 40 सेंटीमीटर, और गहराई बीज की रखी जाती है 3 से 4 सेंटीमीटर। खाद और उर्वरक आपको देना है, उसके लिए NPK को ध्यान में रखते हुए आपको खाद और उर्वरक देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो 60 से 100 किलोमीटर ये देना है 2 टुकड़ों में। आप चाहो तो 3 टुकड़ों में भी दे सकते हो, लेकिन 2 टुकड़ों में आप इसको दें। फास्फोरस 300 kg और पोटास 80 kg देना है। सड़ी गोबर की खाद भी आपको देनी है 10 से 15 टन प्रति हेक्टर। सिंचाई 25 से 30 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई आवश्यकता अनुसार, यानी क्रांतिक अवस्था को देखकर की जाती है। ठीक है, ये तो आज इतना ही आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप इस पर ध्यान दें, और इसकी जो खरपतवार उन्मूलन है और पादप व्याधियां हैं, थोड़ा सा टुकड़ा रह जाता है, इसका अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।